नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से कुछ अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके पूछते हैं जिन्होंने अपने सीटेट एग्जाम में, चाहे हम पेपर 1 की बात करें या फिर पेपर 2 की बात करें, उसमें उन्होंने 90 से कम मार्क्स प्राप्त किए। मतलब जो उनके मार्क्स हैं वो 82 से लेके 89 के बीच में, लेकिन उनका सीटेट क्वालिफाई है। लेकिन वो जो सीटेट उनका क्वालिफाई है वो उन्होंने रिजर्वेशन कैटेगरी में क्वालिफाई किया। तो अगर वो किसी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हैं या फिर कोई ऐसी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हैं, मतलब हैं किसी और स्टेट के, लेकिन जिस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं वो किसी और स्टेट की रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, और अगर अदर स्टेट की रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो सीटेट अपना क्वालिफाई कर रखा है वो रिजर्वेशन कैटेगरी में कर रखा है, तो क्या उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। कुछ अभ्यर्थी पूछते सर हमने इस पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट में अप्लाई करा है टीजीटी या पीआरटी पोस्ट के लिए, क्योंकि टीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए, पीआरटी पोस्ट पर ही आपसे मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में सीटेट की डिमांड की जाती है, पीआरटी के लिए पेपर 1 और टीजीटी के लिए पेपर 2। तो वहाँ पर वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर आपने सीटेट में 90 से कम मार्क्स प्राप्त किए और आपका अगर किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट में सीट, जहाँ जिस भी रिक्रूटमेंट में सीटेट की डिमांड की गई है उस रिक्रूटमेंट में सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जितने भी डाउट है इस वीडियो के माध्यम से दूर किया जा सके। तो अगर आपके 90 से ज़्यादा मार्क्स है तो दोस्तों आप हर उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं जिस भी रिक्रूटमेंट में सीटेट के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है। लेकिन 90 से कम मार्क्स है तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आधी अधूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। बाकी कोई ये ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, जो सीटेट का भविष्य है वो काफ़ी ज़्यादा उज्ज्वल है, क्योंकि आप जानते हैं पहले क्या होता था, सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट, इसी के साथ साथ जितने भी हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश में, अगर उसमें जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उस पर्टिकुलर केंद्र शासित प्रदेश में जिसकी भी सरकार है उसकी अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलती तो उसमें आपसे सीटेट की डिमांड की जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो अदर स्टेट हैं वो भी सीटेट को वैलिड कर रहे हैं अपने स्टेट में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको उत्तराखंड बताना चाहूँगा। उत्तराखंड में कुछ समय पहले रिक्रूटमेंट निकली थी, तो जिन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड टेट क्वालिफाई कर रखा है वो तो निश्चित ही उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन साथ ही साथ जिनका सीटेट क्वालिफाई था तो वो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसा माना जा सकता है कि भविष्य में ऐसे मैक्सिमम स्टेट होंगे जहाँ पर आपका सीटेट वैलिड होगा, और अब तो आपकी सीटेट की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, यदि आप अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट 2021 के लिए संपूर्ण गाइड बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको सीटेट पेपर 1 से संबंधित, जो कि आपका पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए होता है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो सीटेट का ऑफिशियली लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी, 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2019 और 2020 के सोल्व क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर तो बताए ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। और यह बुक एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है, तो आप ये इधर सिलेबस देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी सीटेट का ऑफिशियली पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं अध्यापन कला यानी कि शिक्षा शास्त्र की, हिंदी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, गणित और पर्यावरण अध्ययन। आप सीटेट के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी बुक ले सकते हैं, चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं जब हम सीटेट की बात करते हैं आपकी सेंट्रल होती है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो सीटेट भी आपका सेंट्रल हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यानी केंद्र सरकार की आपको जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ देखने को मिलती हैं उन सभी शिक्षक भर्तियों में आप एलिजिबल है, चाहे आपने किसी भी कैटेगरी में सीटेट को क्वालिफाई किया हो। ठीक है, तो अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं और आपका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कन्फ्यूजन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, अगर आपने सीटेट किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, चाहे रिजर्वेशन में किया है चाहे जनरल में किया है, तो आप उस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। क्योंकि अगर आप उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हैं तो आप जिस भी कैटेगरी आपको उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन खत्म, सेंट्रल गवर्नमेंट में बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। अब स्टेट में क्या होता है, कुछ स्टेट तो ऐसा करती है कि जो उस स्टेट के अभ्यर्थी केवल वही उस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं,
तो दोस्तों वहाँ पर तो इतनी समस्या नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जो उस स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे तो सारे जो रिजर्वेशन कैटेगरी के वो रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। लेकिन समस्या जब आ जाती है, मान के चलो कोई अदर स्टेट वालों को भी अगर वो एलिजिबल कर दे, तो अगर अदर स्टेट वालों को एलिजिबल करेगी तो मैक्सिमम चांस होंगे जो रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ जो उठा पाएंगे अभ्यर्थी, केवल जिस स्टेट में रिक्रूटमेंट निकले उस स्टेट के ही अभ्यर्थी उठा पाएंगे। हालांकि बाहर वाली स्टेट के अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी के, लेकिन उन्हें जो अप्लाई करना पड़ेगा वो जनरल कैटेगरी में करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर आप सीटेट के आधार पर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो फिर दोस्तों आपके 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आप ये सोच रहे हैं आपने रिजर्वेशन कैटेगरी में सीटेट क्वालिफाई कर लिया और आप अदर स्टेट के रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हैं और वहाँ पर आपके 90 से कम मार्क्स है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ तो आप जनरल कैटेगरी में कर रहे हैं, तो जो भी आपका प्रोसेस चलेगा वो सारा एज ए जनरल कैटेगरी चलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर होगा। अब दोस्तों आपने सीटेट का जब आप क्वालिफाई करोगे, फिर आपका कोई आसपास का होगा या फिर दोस्त मित्र सखी सहेली जो भी होगा, तो उनका सीटेट का सर्टिफिकेट देखना। वैसे तो डिजी लॉकर से डाउनलोड करा होगा उन्होंने। ठीक है, तो उनके नीचे ना ये वाली लाइन मेंशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि जिसकी रिक्रूटमेंट आपको DSSP के माध्यम से दिल्ली में देखने को मिलती है, हाल फिलहाल में आपको देखने को मिल चुकी है पीजीटी की 2020 में, टीजीटी की अभी रिसेंटली देखने को मिलेगी, तो इसके साथ पीआरटी भी देखने को मिली थी। टीजीटी के लगभग सभी विषयों के एग्जाम हो चुके हैं, पीजीटी के पहले हो गए थे, बस आपका पीआरटी बचता है अभी। ठीक है, तो इन दोनों ही डिपार्टमेंट के विषय में चर्चा कर रखी है उन्होंने। जो आपने सर्टिफिकेट में देखा होगा, मार्कशीट में शायद से आपको देखने को ना मिले, सर्टिफिकेट में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी जिन्होंने अपना सीटेट कैटेगरी में क्वालिफाई कर रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना क्या है, अब दो ही डिपार्टमेंट की बात की गई है। अब जो केवीएस है वो तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ तो कोई समस्या होगी नहीं, वहाँ तो निश्चित ही आपको 5% की छूट देखने को मिल जाएगी सीटेट में अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से। इसके अलावा उन्होंने बात करी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, जिसकी रिक्रूटमेंट आपको DSSP के माध्यम से देखने को मिलती है। अब आप ये मान के चलो आपने अप्लाई करा, आपने किसी भी कैटेगरी में, आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई करा। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आपने किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करा है, आपने जनरल कैटेगरी से अप्लाई करा है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपने सीटेट अपना रिजर्वेशन कैटेगरी में क्वालिफाई कर रखा है, तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की बाधा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्पेशली इन दो ही डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा कर रखी है। केवीएस तो आपका सेंट्रल है, वहाँ तो वैसे समस्या नहीं देखने को मिलेगी, और जब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली की बात करती हूँ दोस्तों, ये सेंट्रल नहीं है, हालांकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो ये रिक्रूटमेंट है ये दोस्तों दिल्ली सरकार की है। अब दोस्तों हमें दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में तो रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमें एमसीडी में भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। अब एमसीडी का दोस्तों इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, इसलिए यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है अगर आप एमसीडी की किसी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग रिक्रूटमेंट में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हो उसमें, तो फिर आपके जैसे अदर स्टेट वाला मैंने आपको बताया था कि जनरल के ही जितने आपके मार्क्स होने चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी में अप्लाई करें मतलब 90 या 90 से ज़्यादा, तो यहाँ आप एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का मैंने आपको बता दिया, और जो आपको मैक्सिमम टीजीटी पीजीटी की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। देखिए पीजीटी में तो सीटेट आपसे मांगते नहीं है, लेकिन टीजीटी में मांगते हैं, तो टीजीटी आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही लगेंगे और वहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आप में से कुछ अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में हमने सीटेट क्वालिफाई करा है और उन्होंने क्वालिफाइड लिख दिया है, तो अगर किसी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते तो फिर वहाँ पर वो वैलिड क्यों नहीं है। तो दोस्तों अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में क्वालिफाई किया तो फिर आप जिस भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, तभी वो वैलिड होगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए अगर आपने अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया 82 से ज़्यादा मार्क्स ला के, काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है कहीं आपसे ये नहीं बोला जाता कि जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे सीटेट में उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपसे केवल क्वालिफाई मांगते हैं। ठीक है, तो कर लिया काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करो कि आपके सीटेट में चाहे आप जिस भी कैटेगरी से 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, ताकि भविष्य में किसी भी रिक्रूटमेंट में, किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट में, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को ना मिले। बाकी आपको पता ही है हाल फिलहाल में जिन अभ्यर्थियों ने बीएड कर रखी है वो पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो अपना पेपर 1 भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये रूल्स जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हर जगह जितने भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी प्राइमरी टीचर की, हर जगह बीएड वाले एलिजिबल होंगे। लेकिन अब आपको स्टेट की या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश में उस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर दोस्तों उनके अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे हाल फिलहाल में अभी DSSP भी में आपको देखने को मिला है। यहाँ पर क्या है कि अगर आपने
पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास डीएलएड ही होनी चाहिए, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, अब देखते हैं कब तक क्या प्रोसेस चलेगा। बाकी इस चैनल के माध्यम से तो आपको सूचित कर ही दिया जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। और आप हमें साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।